नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा द संकेत लाइव से आपको कहानी सुनाता हूँ। कहानी का शीर्षक है आत्मसम्मान। कहानी सुनिए, आनंद लीजिए और हमको कहानी कैसी लगी ये जरूर बताइएगा, हम इंतजार करेंगे। बहू बेटे के पास रामकिशोर जी पत्नी कमला के साथ चले तो गए, लेकिन उनकी दिनचर्या व बहू के रूखे व्यवहार से बहुत आहत हुई। इसी तरह दिन काटते रहे, लेकिन अचानक हुई पत्नी की मौत ने उन्हें पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। शाम के 7 बजे से ही बर्फ पड़नी शुरू हो गई थी। मौसम विभाग ने आज कम से कम 20 सेंटीमीटर बर्फ पड़ने का पूर्वानुमान लगाया था। मैं सोचने लगा कि साल का आखिरी दिन है। शाम के 3 बजे से लोग ऑफिसों से अपने घर के लिए चल पड़े हैं, क्योंकि आज शाम 7 बजे से ही घर घर में नए साल की पार्टियां होंगी। रेस्टोरेंट और होटलों में तो नए साल के स्वागत में खूब पार्टियां होती हैं। विकास भी ऑफिस से 4 बजे आ गया था। वो मॉन्ट्रियल में किसी बैंक में काम करता था। वो अपनी नौकरी के बारे में मुझसे अधिक बात नहीं करता था। नौकरी उसकी अच्छी ही होगी, क्योंकि वो खूब बूट सूट पहनकर काम पर जाता था और उसने कार भी खरीद रखी थी, पर काफी बड़ा है। मॉन्ट्रियल शहर से 15 किलोमीटर दूर डोलाई नाम के नगर में विकास का 3 मंजिला घर है। ऊपरी मंजिल पर सोने के 3 कमरे हैं। विकास और रमा के कमरे में तो बाथरूम भी है, जैसे आजकल होता, अटैच बाथरूम। एक कमरा 8 साल की नंदिनी का है और दूसरा 3 साल के विमल का है। विमल घर पर ही रहता है, उसने स्कूल जाना भी शुरू नहीं किया है अभी। विमल के जन्म पर ही विकास ने हमें जिद करके यह कहकर भारत से बुला लिया था कि बच्चों को पालने में परेशानी होती। नंदिनी के होने पर रमा को कुछ महीने काम से छुट्टी मिल गई थी, परंतु उसके बाद उन दोनों को काफी परेशानी हो गई थी। वे नंदिनी को सुबह क्रेश में छोड़ जाते थे और शाम को लौटते वक्त ले आते थे। पर जो क्रेश था, वो चलाने वाली उस औरत को वह हर सप्ताह तकरीबन उतने ही पैसे देते थे जितनी रमा की तनख्वाह थी। फिर भी वे कम से कम रमा की नौकरी तो बरकरार रहती थी, ये सोचकर वो कर रहे थे। नौकरी छोड़कर यदि रमा घर बैठे नंदिनी की देखभाल करती तो बाद में उसे नौकरी कहां से मिल सकती थी। नंदिनी को क्रेश में छोड़ने पर सबसे बड़ी समस्या ये थी कि नंदिनी आए दिन बीमार रहती थी। वहां इतने बच्चों के कारण उसे आए दिन खांसी, जुकाम और बुखार यानी इन्फेक्शन होता है ना, उसकी बीमारी, और कभी कभी अपनी बीमारी का बहाना बनाकर को रमा को आए दिन छुट्टी लेनी पड़ती थी। कनाडा में नौकरी करने वाले घर पर छोटे बच्चों की बीमारी की समस्या को खास महत्व नहीं दिया जाता है। विकास हमारी अकेली संतान, उसके बाद घर में कोई संतान नहीं जन्मी, इसलिए जब नंदिनी का जन्म हुआ तो हम दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपनी पोती को देखने हम यहाँ आ गए और 4-5 महीने मॉन्ट्रियल में रहकर वापस भारत लौट गए थे। पर यहाँ आकर मॉन्ट्रियल से बाहर कहीं गए ही नहीं। इच्छा तो घूमने फिरने की थी भी, परंतु छोटे बच्चे के साथ घूमना फिरना कहाँ आसान होता है। और शायद उस समय विकास भी काम की तरफ से काफी तनाव से गुजर रहा था। विकास तो शायद हम दोनों को घुमाने ले भी जाता, परंतु रमा को हमें इधर उधर घुमाने में खास दिलचस्पी नहीं थी। हाँ, यदि रमा को देखने जब हम याद करते हैं कि जब हम रमा को देखने पहली बार करोल बाग दिल्ली गए थे विवाह के समय, उसके माता पिता के घर गए थे, तब की रमा और आज की रमा में जमीन आसमान का फर्क है। तब वो मूक बनी सिमटी सी याचना कर रही थी, मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो। और अब हम दोनों उसके घर में आए थे, जिसकी सही मानों में वही मालकिन थी। वो कितनी बदली बदली नजर आई। हमारा बेटा तो उसके हाथों की कठपुतली ही था। वक्त के साथ इंसान भी कितना जल्दी बदल जाता है। विकास के घर के पहली मंजिल पर एक रसोई और एक ड्राइंग रूम है। काश इस मंजिल पर एक बेडरूम भी होता जिसमें हम रह सकते, क्योंकि इस उम्र में सीढ़ियां चढ़ना उतरना काफी मुश्किल होता है। अब 2 साल से हम विकास के घर के तहखाने में ही रह रहे हैं, जहां 2 कमरे और एक बाथरूम है। शायद विकास ने इन्हें हमारे लिए ही सोचकर बनवाया होगा। नंदिनी के होने पर जब पहली बार हम आए थे, तब तहखाने में न तो कमरे थे न बाथरूम। विमल के होने पर जब हम आए थे, तब हम भारत से ही बोरिया बिस्तर बांध कर आए थे। उस समय विकास ने अपने घर के तहखाने में 2 कमरे और बाथरूम बनवा लिए। नंदिनी और विमल के होने पर हमारे रहने का इंतजाम दूसरी मंजिल पर ही था, परंतु जब से विमल 6 महीने का हुआ था, रमा ने उसे अलग कमरे में सुलाना शुरू कर दिया था। इसलिए विकास ने हमारा सारा सामान घर के तहखाने में शिफ्ट कर दिया था। शुरू में तो हमें अपना कमरा ठीक नहीं लगा, क्योंकि तहखाने के हमारे कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, जिससे वहां काफी अंधेरा रहता था। दिन भर बिजली जलानी पड़ती थी। फिर धीरे धीरे आदत ही पड़ गई। तहखाने में बहुत ही शांति रहती थी। लगता था जैसे हम सारी दुनिया से बेखबर हो गए।
कनाडा में अजीब सा रिवाज है कि हर बच्चे को अपना अलग अलग कमरा चाहिए। काश भारत में भी ऐसा होता तो शायद हमारा गुजारा चल ही नहीं पाता। शक्ति नगर के उस छोटे से 2 कमरे के घर में अपने अपने सारी जिंदगी गुजारती थी। विकास भी हमारे साथ शादी के बाद उस कमरे के किराए के कमरे में मकान में रहता था, और जब नंदिनी को लेकर आया था तब तो हमारे साथ ही रहा था। परंतु रमा अधिकतर नंदिनी के साथ अपने मैके में ही रही। टीवी पर शाम की 7 बजने की खबर आ रही थी। हमने भी टीवी देखना शुरू किया। दुकानों पर लगी ग्राहकों की लंबी लाइनें दिखा रही थी। कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में गए साल का स्वागत करने के लिए लोग लाखों करोड़ रुपए शराब पर खर्च कर देते हैं। यानी अमेरिका में नए साल पर लोग शराब पर उतना पैसा खर्च कर देते हैं जितना कि श्रीलंका जैसे देशों का पूरा सालाना बजट नहीं होता। हम भारतीय विदेशियों की अच्छी आदतें तो चाहे नहीं सीखें, परंतु उनकी गलत आदतें। धीरे बोलो रमा, मम्मी डैडी सुन लेंगे, विकास दबी जबान से बोला। जरूर सीख लेते हैं। विकास और रमा खूब पीते हैं, हमें ये अच्छी तरह मालूम है। हमारे सामने हमारा लिहाज करके तो नहीं पीते हैं, परंतु हमारी पीठ पीछे खूब पीते हैं। रात को जब पार्टियों से आते हैं तो हमें इस बात का एहसास तो अवश्य हो जाता है कि दोनों ही नशे में झूम रहे होते हैं, और फिर दोपहर तक देर तक सोते हैं। कभी कभी 2 बजे तक सोकर उठते हैं। शुरू में तो हम दोपहर खाना खाने के लिए उनके सोने का उठकर इंतजार करते थे, परंतु अब हम उनके बिना ही खाना खा लेते हैं। इतनी देर तक कमला तो इंतजार कर भी ले, पर मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। फिर दोपहर को देर से खाने से मेरे पेट का सारा सिस्टम खराब हो जाता है। फिर कमला अपने बेटे बहू का इंतजार करती है, कब वे उठे और कब वो उन्हें खाना खिलाए। हमारे देखते देखते ये हालत बदल गई। जब मेरी और कमला की शादी हुई थी, कमला तब अम्मा और बाबूजी की सेवा में ही लगी रहती थी। वो अम्मा और बाबूजी को खाना खिलाकर ही खाना खाती थी, पर अब बेटी बहू के लिए तरकारी अलग से रखकर खाना खाती है और उनकी प्रतीक्षा करती है कि कब वो दोपहर में सोकर उठें और कब उन्हें खाना खिलाएंगे। कमला और मैं अक्सर सोचते हैं कि हमने भारत छोड़कर मॉन्ट्रियल में आने का निर्णय सोच समझकर नहीं लिया। अच्छा रहता कि हम भारत में ही पड़े रहते। कम से कम शक्ति नगर में हमारा 2 कमरे का किराए का वो घर तो था। किराए के मकान में आने से मकान मालिक तो बेहद खुश था, क्योंकि बरसों से हम उसके उन 2 कमरों का किराया जो चुका रहे थे। पर अब हमने इस बारे में सोचने ही छोड़ दिया था। हमारी आखिरी सांस बेटे के घर की छत के नीचे गुजरे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। कम से कम मरने पर हमारी चिता को अग्नि देने हमारे पास हमारा बेटा तो होगा। दिल्ली में होते तो हमारे मरने पर विकास कैसे समय पर अपना फर्ज निभाता, क्योंकि मॉन्ट्रियल से दिल्ली पहुंचने में 2-3 दिन तो लग ही जाते। 60 साल की उम्र में वैसे तो कुछ न कुछ लगा ही रहता, पर आज कमला की तबीयत सवेरे से ही ढीली चल रही थी। मैंने उससे अस्पताल चलने को कहा तो नहीं मानी। ठीक हो जाऊंगी कल तक कहकर उसने मेरा मुंह बंद कर दिया और घर का काम काज करती रही। 5 बजे रमा अपने ऑफिस से घर आ गई थी और अपने बेडरूम में आराम कर रही थी। वो 7 बजे ऊपर से आई और खाना खाकर तैयार होने चली गई। वह लोग सपरिवार नए साल की पार्टी में जा रहे थे, पर उसमें हम दोनों शामिल नहीं थे। शिक्षा यदि मनुष्य सीखना चाहे तो उसकी हर भूल उसे शिक्षा देकर सिखा सकती है, ऐसा गांधी ने कहा। वैसे भी पार्टियों में वे कभी कभार ही हमको ले जाते थे। कनाडा में पार्टियां काफी देर तक चलती हैं। विकास और रमा पार्टी से शायद कभी 3-4 बजे से पहले आए हो। जब कभी कोई भारत से आए अपने माता पिता को मित्रों से मिलाना चाहता है, तब विकास और रमा अपने साथ हमें जरूर ले जाते हैं। हमें पार्टी में ले जाने में शायद रमा को संकोच होता है, और अगर विकास को भी होता है तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वक्त के साथ साथ इंसान की नसों में बहता हुआ खून भी बदल जाता है। 9 बजे विकास, रमा और बच्चे तैयार हो गए। मैं और कमला कमरे में बैठे टीवी देख रहे थे। हम लोग जा रहे हैं मम्मी, जहां हम जा रहे हैं वहां का फोन नंबर मैंने फोन के पास लिख कर रख दिया है, जरूरत हो तो फोन कर लेना, विकास बोला। और मम्मी पापा नया साल आपको मुबारक हो कहता जाने लगा। हम दोनों ने विकास और बच्चों को गले से लगाया। रमा कुछ खिसियाई सी भी, पर वो कुछ कह नहीं पाई। ठीक है, अब तो नए साल में ही मिलेंगे, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कमला बोली। क्या हो मम्मी, डॉक्टर को फोन किया क्या? विकास ने पूछा। नहीं, ठीक हो जाएगी, कमला बोली। तबीयत ज्यादा खराब हो तो फोन कर देना डैडी, विकास बोला। पर रमा के चेहरे का रंग ही बदल गया। वो अलमारी में से सर्दी के कोट निकाल कर लाई और नंदिनी और विमल को बड़बड़ाते हुए पहनाने लगी। विकास, मम्मी की आदत मुझे बहुत खराब लगती है, जब भी हम पार्टी में जाते हैं मूड खराब कर देती है। अब आप पार्टी का आनंद कैसे लेंगे, कैसे एंजॉय करेंगे, जबकि आपको मम्मी की बीमारी का ख्याल आएगा। भारत में उन्होंने खुद तो अपनी जिंदगी का आनंद लिया नहीं, अब हमें भी जिंदगी का आनंद नहीं उठाने देते हैं। रामकिशोर जी विकास को फोन मिलाते रहे।
लेकिन शायद पार्टी के शोरगुल की वजह से वो किसी ने फोन नहीं उठाया। खून के घूंट पीकर चुप रहता है। मैंने सोचा शायद बाहर अभी भी बर्फ पड़ रही है। ये सोचकर मैंने खिड़की के पर्दे से बाहर झांकने की कोशिश की, पर बर्फ के कारण खिड़की के शीशे अपारदर्शी हो गए थे, इसलिए कुछ दिखाई नहीं दिया। सड़कें जरूर खराब होंगी। 9 वर्ष की पूर्व संध्या होने के कारण सड़कों पर ट्रैफिक भी काफी होगा। रात को नशे की अवस्था में विकास सबके साथ कार ड्राइव करके आएगा। ये सोचकर मेरा मन कांप उठा। कमला को हल्की सी नींद लग गई थी। 10 बज गए थे। अगर तुम्हें नींद आ रही हो तो सोने चलते हैं, मैंने कमला से कहा। नहीं, सोएंगे तो 12 बजे के बाद ही। पता नहीं नए साल की पूर्व संध्या पर मैं आपके साथ होंगी भी कि नहीं, कमला बोली। शुभ शुभ बोलो कमला, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा? तुम्हारे अलावा दुनिया में मेरा कौन है? कहते हुए मेरे आंसू टपकने लगे, जो कि कमला से छिपे नहीं रहे। पर कमला ने मेरा मन रखने को ये भी नहीं कहा कि हमें किस चीज की कमी है। हमारे बेटे बहू तो हैं ही। लगभग 11 बजे अचानक कमला को घबराहट हुई। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। बोलने में भी उसे परेशानी हो रही थी। मैंने तुरंत एम्बुलेंस के लिए फोन किया। मौसम की खराबी के कारण एम्बुलेंस को आने में कम से कम 10 से 15 मिनट तो लग ही जाएंगे। यही सोचकर मैंने टेलीफोन के पास रखे एक कागज पर विकास के लिखे नंबर पर फोन किया, पर वहां घंटी बजती रही। किसी ने फोन नहीं उठाया। शायद पार्टी के शोरगुल की वजह से किसी ने सुना नहीं होगा। मैं रिसीवर रखकर कमला की ओर भागा। वो होश में नहीं थी, परंतु उसकी सांस चल रही थी। कुछ ही मिनटों बाद एम्बुलेंस वालों ने दरवाजे की घंटी बजाई। कमला को लेकर हम लगभग 11 बजे अस्पताल पहुंचे। इमरजेंसी के रिसेप्शन काउंटर पर बैठे क्लर्क ने हैप्पी न्यू ईयर कहकर हमारा स्वागत किया। वे लोग कमला को अंदर ले गए। मैं बाहर बैठा रहा। मैं जल्दी में वो कागज भी अपने साथ लाना भूल गया जिसमें विकास ने फोन नंबर लिखा था। तब मुझे अपनी याददाश्त पर बहुत क्रोध आया, क्योंकि अगर नंबर होता तो मैं विकास को फोन करके बुला लेता। अचानक याद आया कि अस्पताल के पड़ोस में ही विकास के एक मित्र रहते हैं। क्यों न उन्हें कमला की बीमारी के बारे में खबर कर दूं, ताकि यदि उन्हें पता हो कि विकास आज किसके यहाँ पार्टी में गया है तो विकास को बता सके। पर वे तो शायद खुद भी नए साल मनाने कहीं बाहर गए होंगे। ये सोचकर मैं ठिठक गया। 1:30 बजे कमला का डॉक्टर भारी कदमों से इमरजेंसी वार्ड से बाहर निकलकर मेरी ओर आया। मुझे मालूम था कि मुझसे क्या कहने वाला है। आई एम सॉरी रामकिशोर जी, कमला जी इस दुनिया में नहीं। मरते समय बिल्कुल शांत थी। हमारे वार्ड में आने के कुछ मिनट बाद ही उनका देहांत हो गया था। और ये कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। मैं वहीं बेंच पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक नर्स आई और बोली, आप यहाँ खामोश बैठकर क्या करेंगे? अस्पताल की कार आपको आपके घर छोड़ आएगी। अब आपको घर जाकर आराम करना चाहिए। थोड़ी भी देर बाद नर्स मेरा हाथ पकड़कर मुझे कार तक ले गई। घर पहुंचते पहुंचते 3 बज गए थे। मैं लिविंग कम ड्राइंग रूम में ही बैठा रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। शरीर में जैसे जान ही नहीं थी। अचानक मुझे विकास को फोन करने का ख्याल आया। मैं उठा और फोन मिलाया। कुछ देर तक घंटी बजती रही। इतनी रात गए फोन की घंटी सुनकर शायद उन्हें अच्छा न लगा, सो उन्होंने बताया कि विकास उनकी पार्टी से आधा घंटा पहले निकल चुका था। मैंने सोचा अब तो विकास और रमा आने वाले ही होंगे। थोड़ी देर में विकास और रमा बच्चों के साथ आ गए। रमा विमल को गोदी में लेकर ऊपर बेडरूम में चली गई और नंदिनी उसके पीछे थी। विकास के मुंह से आती शराब की बू कुछ इस तरह घर में फैल गई। वो अलमारी में अपना कोट टांग कर लिविंग रूम में आया और बोला, डैडी बहुत रात हो गई, आप भी जाकर सो जाओ। मम्मी से कुछ तो सीखो जो समय पर सो जाती है। विकास मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए बना ही सीटी बजाता ऊपर अपने बेडरूम में चला गया। उन्हें मैं उसकी मां के निधन की सूचना भी नहीं दे पाया। पार्टी के जश्न के कारण या शराब के नशे में वो ये भूल भी गया था कि जब वो पार्टी में जा रहा था तो उसकी मां की तबीयत खराब थी। मेरी आंखों से आंसू बहने, आंसुओं की धारा बहने लगी। मैं सोचने लगा, काश मैं भी विकास की मां की तरह लंबी नींद में सो जाऊं और कभी न उठूं। ये तो अच्छा था कि कमला को आखिरी दिन तक मेरा साथ मिला, पर जाने से पहले उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं उस बेटे बहू के साथ अपने जीवन के बाकी दिन किस तरह आत्म सम्मान के साथ जीऊंगा। कहानी कैसी लगी? आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी।